नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए गए। 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मिनी आंगनबाड़ी होंगे आंगनबाड़ी में तब्दील। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां धामी कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में कई सारे फैसलों पर मुहर लगी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। मिनी आंगनबाड़ी होंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील। यूसीसी नियमावली में भी आंशिक संशोधन किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 8 प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक देखने को मिली थी, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई सारे प्रस्तावों पर चर्चा हुई और आखिर में जब बैठक खत्म हुई तो 8 प्रस्तावों पर जो मुहर लगी है। बैठक में लिए गए कई सारे अहम फैसले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारा संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, कौन कौन से वो अहम प्रस्ताव हैं? देखिए, किस तरह से आज जो है कैबिनेट बैठक हुई है और कैबिनेट बैठक जो है मंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। उसमें जो है बैठक में 8 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अगर पहले प्रस्ताव की बात करें तो महिला सशक्तिकरण में बाल विकास विभाग के तहत मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील किए जाने पर जो है सहमति केंद्र सरकार ने दी है। और सुपरवाइजर नियमावली में भी संशोधन किया गया है। 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से ही भरे जाएंगे। वहीं रायपुर में बनने वाले विधानसभा के तहत फ्री जोन में मिली छूट दी गई है, क्योंकि मकान और छोटी दुकानों को बनाने के लिए वहां पर लंबे समय से अनुमति मांगी जा रही थी कि फ्री जोन किया जाए, और वहां पर जो है उसको भी फ्री जोन कर दिया गया है, ताकि अब वहां पर मकान और छोटी दुकानें बनाने के लिए लोग अनुमति ले सके, उन्हें अनुमति आराम से मिलेगी। इसके साथ साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली में संशोधन किया गया है, जिससे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है परीक्षा नियमावली में एक बार फिर तबादले में छूट मिल गई है। अब वहीं अगर देखा जाए तो जो है नियमावली यूसीसी की जो नियमावली है इसमें आंशिक संशोधन किया गया है। और नेपाली और भूटानी के लिए जो शादी होने पर यूसीसी पोर्टल पर आधार कार्ड की बजाय अब विदेशी पंजीकरण के आधार पर ही पंजीकरण हो सकेगा। वहीं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भी होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो है ये 8 प्रस्ताव इसमें आए थे और 8 प्रस्ताव पर जो है सहमति बनाकर के जो है मुहर लगी है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, ऐसे में यूसीसी का आपने जिक्र किया कि उसमें जो नेपाली और बाहर के जो नागरिक हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए अब प्रक्रिया थोड़ी अलग हो चुकी है। तो वो क्या कुछ प्रक्रिया है, और जिस तरीके से पिछली कैबिनेट बैठक में समय सीमा बढ़ाई गई थी रजिस्ट्रेशन की, तो इस पर कोई बदलाव देखने को मिला है? देखिए, इसमें प्रिया जिस तरह से यूसीसी नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है, और आंशिक संशोधन यही है कि इसमें जो है नेपाली और भूटानी के लिए शादी होने पर पहले आधार कार्ड का प्रयोग हो रहा था। आधार कार्ड का प्रयोग नहीं होगा, उसमें विदेशी पंजीकरण के आधार पर ही जो है पंजीकरण हो सकेगा, क्योंकि इसमें जो है विदेशी पंजीकरण को रखा गया है। तो निश्चित तौर पर इससे जो है पूरी जानकारी भी जो है उस पोर्टल के माध्यम से जो है मिल पाएगी, और विदेशी पंजीकरण होगा तो निश्चित तौर पर जो है जो उसमें अंकित होना चाहिए वह तमाम जो जानकारी है वो अंकित होगी। तो इसलिए जो है इसको इसमें नियमावली में संशोधन किया गया है, और समय समय पर जिस तरह से सामने इस तरह की चीजें आ रही हैं उस पर जो है कैबिनेट में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। संशोधन अगर करना होता तो सरकार संशोधन करती है, वही संशोधन इस बार भी देखने को मिला है। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के हाथीपड़ कला स्थित केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय में शनिवार को आयोजित 36वीं युवा संसद प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 45 केंद्रीय विद्यालयों में से चयनित 8 सर्वश्रेष्ठ टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि युवा संसद जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों से संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कैलाश पंथ, उपायुक्त डॉक्टर सुकृति रवानी, आयुक्त सुजित सिंह सहायक, प्राचार्य सुशील कुमार धीमान, प्राचार्य विजय नेथानी सहित छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। युवा संसद का आयोजन
इस विद्यालय में किया गया है और 45 विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर हैं। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है और हो सकता है आगे निकलकर ये बच्चे कोई प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने, क्योंकि आज इस प्रकार का आचरण लोकसभा के अंदर देखने में मिलता है, विधानसभाओं के अंदर देखने जाता है। बिल फाड़ दिए जाते हैं, अध्यक्ष की पीठ पर हमला कर दिया जाता है, मारपीट तक हो जाती है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और मुझे पूरा भरोसा है जो यहाँ से ये सीख कर जाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। और इस आयोजन के लिए मैं आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हरिद्वार की टीम ने रुड़की की कई मिठाई दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए हैं। दिवाली से पहले मिलावटी मिठाइयों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है। छापेमारी के दौरान टीम ने मोबाइल लैब के जरिए मौके पर ही मिठाइयों की प्राथमिक जांच की है, जिसमें से 5 सैंपल मानक से नीचे पाए गए। फिलहाल नमूने आगे जांच के लिए रुद्रप्रयाग लैब भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट असफल आने पर सख्त कार्रवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रवेश राय से। प्रवेश, जिस तरीके से त्योहारी सीजन चल रहा है, दीपावली आने वाली है और मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी चल रही है, क्या कुछ कार्रवाई में देखने को मिल रहा है? जी प्रिया, तो बता दूं कि जिस तरीके से आगामी त्योहार चरम पर है और लगातार जो है छापेमारी की कार्रवाई में जारी है। इसी को देखते हुए बीते दिनों में हरिद्वार में जब कार्रवाई देखी गई तो वहाँ पे ये जो मिठाई की दुकान है वहाँ से सैंपल उठाए गए और ये सैंपल उठाने के बाद जब मोबाइल यूनिट की टीपी से जब जांच में किए गए तो असफल पाए गए, जिसको देखते हुए वहाँ की जो दुकानें थी उन लोगों को चिताया भी गया और आगे के लिए चेतावनी भी दी गई है कि इस तरीके का कोई भी दुकान से ना सामान खरीदे। जो लोग हैं यानी कि जो कस्टमर है उन लोगों को साफ बताया जा रहा है कि ऐसी किसी भी दुकान से सामान न खरीदे जिसके पास लाइसेंस ना हो और जो सामान पुराने बेचते हो, जिनकी मिठाइयाँ पुरानी है, देखने में भी समझ में आ रही है, ऐसी किसी भी दुकान से मिठाई ना खरीदें। जी बिल्कुल प्रवेश, जिस तरीके से रुड़की में ये छापेमारी चल रही है, दुकानों पर जाकर अधिकारी विभाग के टीम के जो सदस्य हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे में हर एक दुकान पर जाकर ये कार्रवाई चल रही है या फिर सिर्फ कुछ दुकानों पर जाकर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी प्रिया, ये जो विभाग की टीमें हैं लगातार जो है लगभग कई टीमें बनाई गई हैं और कई टीमें लगभग ये माना जाए कि सभी दुकानों पर पहुंच करके ये जो सैंपल उठाए जा रहे हैं और जो सैंपल असफल पाए जा रहे हैं उन दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और साफ तौर से बताया जा रहा है कि इस तरीके का कोई भी अगर कृत्य किया जाता है दुकानदारों द्वारा जिससे किसी भी कस्टमर या फिर किसी की तबीयत खराब होगी तो इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रवेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भारतीय किसान यूनियन तोमर सैकड़ों किसानों के साथ नारेबाजी करते हुए अलकसर शुगर मिल पहुंचे, जहां किसानों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन मिल प्रबंधन को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर शुगर मिल परिसर में किसी किसान के साथ कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसके पूरे इलाज की जिम्मेदारी शुगर मिल की होगी और अगर इलाज के दौरान किसान की मौत हो जाए तो उसके पीड़ित परिवार को मिल प्रबंधन की ओर से उचित मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा किसानों को उचित मूल्य पर कीटनाशक दवाइयां और उच्च गुणवत्ता का गन्ने का बीज दिया जाए। वहीं मिल प्रबंधन की ओर से 1 हफ्ते का समय किसानों से मांगा गया है, जिसमें किसानों की सभी मांगों को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। हमने एसपी सिंह जो जीएम साहब हैं हमारे शुगर मिल के, उनको दिया है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने से पहले 8 की 8 मांग हमारी पूरी कर दी जाएगी, जिससे क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें कुछ मांगे मैं अगर आपको पढ़ के बताना चाहूँ तो मैं बता दूंगा। शुगर मिल परिसर में यदि कोई भी किसान चोटिल होता है तो उसकी संपूर्ण इलाज की व्यवस्था जो है शुगर मिल प्रबंधन कराएगा। यदि उसकी मृत्यु होती है तो पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा शुगर मिल के द्वारा दिया जाएगा। किसानों को उचित मूल्य पर कीटनाशक दवाई व उच्च गुणवत्ता का बीज दिया जाएगा। अगर क्षेत्र में किसी किसान के यहाँ लड़की की शादी होती है और उस किसान को चीनी की आवश्यकता पड़ती है या उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मजबूत नहीं है, उसको आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो शुगर मिल प्रबंधन उसकी भी सहायता उसकी किसान की करेगा। 8 सूत्रें मांगी गई थी जो मिल प्रबंधक ने कुछ समय के लिए जल्दी पूरा करने के लिए आश्वासन दिया है
और कोशिश करेंगे कि इस पे कार्रवाई जल्द से जल्दी हो, नहीं तो कुछ टाइम का 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के बाद धरना प्रदर्शन होगा। अगर नहीं होगा, इस मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के मुख्य संयोजक और पूर्व IAS विनोद प्रसाद रतूड़ी ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। रतूड़ी ने कहा कि जो भी राजनीतिक दल गैरसैंण राजधानी के समर्थन में है, उन्हें इस आंदोलन में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आगामी 9 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया जाए। ऐसा न होने पर समिति द्वारा विशाल गैरसैंण मार्च निकाला जाएगा। राजनीतिक दल जो हमारा समर्थन करते हैं, गैरसैंण राजधानी का समर्थन करते हैं, हम उनको भी यहाँ कह रहे हैं कि वो भी आए, हमारा सहयोग करें। और भाजपा और कांग्रेस में क्योंकि विधायक उनके हैं, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि वो 9 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 2025 को, क्योंकि उसमें 25 वर्ष रजत जयंती होगी उत्तराखंड की, विशेष सत्र बुलाकर गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का प्रस्ताव पारित करें। वरना हम जो है बड़ा भारी जो मार्च है, गैरसैंण मार्च निकालेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिहरी के मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बहुउद्देशीय विधिक सेवा और जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुहनाथन ने किया है। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि न्याय विभाग जनता के द्वारा इसीलिए है कि जन जागरूकता शिविर के जरिए सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता को प्राप्त हो सके और वो योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त कर सके। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने न्यायपालिका और सरकार की योजनाओं का शिविर में एक साथ आयोजित करने की प्रशंसा की है। वहीं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रदीप कुमार मणि ने शिविर को आम जन तक कानूनी जानकारी पहुंचाने के बेहद उचित कदम बताया है। मौके पर अटल आवास योजना के तहत 1,30,000 के चेक दिव्यांगों को व्हीलचेयर और बैसाखी दी गई है, जबकि 10 लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट, 150 बंदियों के लिए पुस्तकों का सेट, आपदा प्रभावितों के लिए 20 आपदा राहत किट वितरित किए गए हैं। नरेंद्रनगर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बहुउद्देशीय विधिक सेवा और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जहां न्याय और कानून की जानकारी जनता को दी गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शिरकत की और इसी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया है, जहां लोगों को कानून और न्यायालय से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं। इसी के साथ लाभार्थियों को भी चेक बांटे गए हैं। इसी के साथ आपदा पीड़ितों को भी जो सुविधाएं हैं, आपदा किट है, वो वितरित की गई है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में कई सारे जो प्रस्तुतियां हैं वो भी बच्चों के द्वारा पेश की गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां नरेंद्रनगर में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जहां शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और बैसाखी वितरित की गई है। इसी के साथ साथ आपदा प्रभावित लोगों को भी जो आपदा किट है वो बांटे गए हैं। 10 लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट बांटी गई है। इसी के साथ जो आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोग पीड़ित हुए थे, जिनके घर और परिजन इस आपदा की चपेट में आए थे, उन्हें आपदा किट दी गई है, उन्हें सहायता राशि प्रदान की गई है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय उत्तराखंड राजनीतिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा ये एक बहुउद्देशीय विधिक शिविर लगाया गया है और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे जो उत्तराखंड के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति हैं जस्टिस गुहनाथन नरेंद्र जी और हमारे उत्तराखंड राजनीतिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्यपालक अध्यक्ष हैं माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी जी,
उनका इस शिविर में सौभाग्यवान हुआ था, जिस वजह से हमारा ये शिविर और भी ग्रेसफुल हो गया। इस बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर में हमारे जिले के सभी विभाग, जितने भी आप विभाग देख रहे हैं, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, क्रेडिट बैंक और चिकित्सा विभाग है, और भी बहुत सारे विभागों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। और इसमें विभागों की ओर से अपनी ओर से तो जो भी कार्रवाई की जा रही है, ईसीसी का पंजीकरण किया जा रहा है, स्वास्थ्य जांच की जा रही है, समाज कल्याण के बारे में जानकारी दी जा रही है, श्रम विभाग का पंजीकरण किया जा रहा है, और इसमें अन्य जो भी हमारे विभाग हैं उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें मंच के माध्यम से विभिन्न कानूनों के बारे में कानूनी जानकारी दी गई है, और माननीय न्यायमूर्ति ने इस शिविर में अपना संबोधन दिया है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ हमारे स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग किया, जिसमें उन्होंने कुछ कल्चरल प्रस्तुतियाँ दी हैं। सरकार के अन्य विभागों की ओर से जो उनकी विभागीय योजनाएँ हैं, उन योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। आम जनता शिविर में ये प्रातः 10 बजे से ही शिविर चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि लगभग 2000-3000 की संख्या में लोगों ने यहाँ पे उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ अत्यंत ही सफल शिविर रहा हमारा। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर सोमवार को हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस बार की जन सुनवाई कुछ खास रही, क्योंकि एक दिन के लिए छात्रों को जिला अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन छात्र जिलाधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुना, उनकी गंभीरता को समझा और समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अनोखी पहल का उद्देश्य छात्रों में प्रशासनिक समझ विकसित करना और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागृत करना है। पुनः जन सुनवाई का कार्यक्रम जनपद मुख्यालय पे गतिमान है, और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की समस्या आई हैं, जैसे कि ग्राम्य विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पेयजल, विद्युत, राजस्व विभाग, और अधिकतर शिकायतों का हमने मौके पर ही निस्तारण किया। जहाँ जांच करने की आवश्यकता है वहाँ आज ही टीम्स को भेजा जा रहा है, ताकि शाम तक हमें रिपोर्ट भी मिल जाए, और जो भी एप्लीकेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनको ये लगे कि जिस दिन भी वो शिकायत करने आ रहे हैं उसी दिन वहाँ टीम उनके पास पहुँचे और उसका निस्तारण करें। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की हम प्रत्येक सोमवार को रिव्यू करते हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी शिकायत जो निर्धारित समय अवधि है उससे आगे न जाए। 8 से 10 शिकायतें ऐसी आज हमने देखी हैं जिनको 36 दिन से अधिक हुए हैं, तो उसमें स्पष्टीकरण कॉल किया जा रहा है डिपार्टमेंट्स का, और नंबर्स के साथ साथ ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि शिकायतकर्ता से ज़रूर एक बार बात की जाए संबंधित अधिकारी के द्वारा स्वयं, और उसकी शिकायत को समझा जाए और अननेसेसरी उसको डिले न किया जाए। साथ ही जो निस्तारण की क्वालिटी वो भी ठीक रहे, ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिले। यहाँ पे आके मुझे पता चला कि डीएम बनना सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं होता, वह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे एक हमें मौका मिलता है कि हम लोगों की बातें सुने और उन्हें समस्या करें, बट ये मतलब सुनना सिर्फ इतना इजी नहीं होता। वहाँ पे हमें थोड़ा इमोशनली भी होना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिकली होना पड़ता है। मान ले कि हम सिर्फ इमोशंस में आ गए, जो लोग हमारे पास प्रॉब्लम्स लेके आए, हमने एकदम उन पे साइन कर दिया, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या पता वो सब फ्रॉड हो, पहले हमें उसके बारे में पूरा जानना होगा, उसके बाद ही हमें कुछ एक्शन लेना होगा। कुछ लोगों से आपने भी बात की, किस तरह की समस्याएं लेकर वो मेरे पास कुछ महिलाएं आई थी, उनकी ना चंडी देवी के रास्ते पे फलों की दुकान पड़ती थी, तो वे अभी कुछ कारण से वे हटाती गई है, तो वो 4 महीने हो गए उसे हटाओ, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। मतलब जैसे उनकी तो रोजी रोटी का सहारा ही यही था और वो ही हट गया। तो क्या आपको कुछ प्रेरणा मिल रही है कि आप भी जो है आगे पढ़ लिख कर जो है अगर आपको अफसर बनने का मौका मिलता है तो किस तरह से आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे? सर मतलब मेरा ना बचपन से ही सपना है, मैं बचपन से ही अपने आप को डीएम के पोस्ट पे देखती हूँ, और आज मुझे वो रियल में मिलने का मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँ, और मैं सच में चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे समय के लिए डीएम बनकर अपने माता पिता को गर्व महसूस कराऊँ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में एलजीएम दिनेश गुप्ता ने जानकारी दी है कि जिले में 16 अक्टूबर को एक विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये कैंप होटल गार्डन व्यू सिटकुल में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का निस्तारण करना है जिन पर पिछले 10 वर्षों से किसी ने दावा नहीं किया। एलजीएम ने बताया कि इस शिविर में सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के साथ साथ बीमा कंपनियों और पेंशन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में वित्त सेवा विभाग के अधिकारी भी भाग लेंगे। गुप्ता है,
मैं हरिद्वार का एलडीएम हूँ। पूरी क्या है, उसमें क्या बताना? मैं सारे बैंकों से गवर्नमेंट के डील करता हूँ और इसमें हम लोग 16 अक्टूबर को एक कैंप आयोजन कर रहे हैं जिसमें अनक्लेम डिपॉजिट, चाहे वो बैंक में है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो सेबी का हो या किसी का कोई पेंशन रुका हुआ हो, जो 10 साल से पैसे जिसको कोई क्लेम। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेला 2025 का आयोजन किया गया है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये तस्वीरें सीधे सामने आई है जहां सहकारिता मेले का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। श्रीनगर से ये तस्वीरें हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेला वर्ष 2025 का ये शुभारंभ किया गया है, जहां मुख्यमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। सहकारिता मेले में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया, जहां मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ कई सारे अधिकारी और मंत्री शामिल हुए हैं। सहकारिता मेले का आयोजन किया गया है जहां मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया है। श्रीनगर से तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां सहकारिता मेले में मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री के आने से सभी लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां सहकारिता मेले का आयोजन किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।